अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आज समाअत हुई। ये याद रहे कि ये फैजाबाद धरने का जो फैसला आया था 2019 में, उसके खिलाफ जो पिटिशंस थी, जो रिव्यू पिटिशंस थी, उनका मामला था। 3 टेन्योर्स आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 दफा तब्दील हो चुके हैं। ये चौथे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनके दायरा कार में ये केस आता था। 3 और जो जजेस साहिबान हैं, उन्होंने ये इन केसेस की पिटिशन की प्ली की कोई डेट नहीं फिक्स की थी। इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा शामिल हैं, जस्टिस गुलजार साहब शामिल हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब शामिल हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा, जो आयरॉनिकली इस फैसले को जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ये फैसला दिया है, उन्होंने इस समाअत के लिए इन मामलात को आज रखा। तो समाअत में तमाम पिटिशनर्स ने अपनी अपनी पिटिशन वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर कि बार बार पूछा गया, इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस के किस चीज का आप लोगों को खौफ है, क्यों आप लोग इस मामले को अमल दरामद नहीं करा पाए, क्यों फैसले पर अमल नहीं हुआ, और आज ये पिटिशंस वापस लेने वाली क्या बात हो गई है, और ऐसा क्यों ना हो कि हम आपको जुर्माना ही आयद कर दें। अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि ये पिटिशन साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर अली शाह साहब ने दायर की थी, और उसके बाद बाकी लोगों ने भी कुछ इस तरह की बात की। बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी इससे कहा कि मैं फरीक नहीं बनना चाहता हूँ, बात पहले की थी, अब चीजें बदल गई हैं। पहले मैं चाहता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद से 2014 के धरने पर बात की जाए, उस पर जो उन पर बुनियादी तौर पर इल्जाम लगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसको कम से कम इसको जाहिरी तौर पर करेक्ट करने की जरूरत थी, लेकिन अब वो जरूरत महसूस नहीं करते। फिर जाहिर है कि हमें याद है कि जब ये फैसला आया था 2019 में, तो उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आई थी। अब इसमें फरोग नसीम साहब, जो उस वक्त वजारत कानून थे, वो कहते हैं जी सुबह 7 बजे उनको इमरान खान साहब ने मदऊ करके कहा कि फौरी तौर पर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर की जाए। उसके बाद वो भी उससे मुकर गए, खान साहब भी इससे मुकर गए, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भुगता जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद, और जस्टिस काजी फायज ईसा की बेगम साहिबा ने, सरीना ईसा साहिबा ने भी अपना अपना इसमें शेयर डाला, और अपने अपने टाइम पे सब ने ही उनको सिंगल आउट करके बिल्कुल तफ्तीश भी की और उनसे बड़े सख्त सवालात किए कोर्ट में। अब ये मामला आज 3 मेंबर कोर्ट बेंच में सुना गया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब। अब इस समाअत के बाद क्या मामलात होने जा रहे हैं कि 2 महीने का अल्तवा मांगा गया, 1 महीना मिला है, उसमें मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है और उसको अमल क्यों ना किया गया, और आज सब पिटिशंस वापस क्यों लेना चाह रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अवैस अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब भी आप सर्व कर चुके हैं पीटीआई के दौर में, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सर, ये हमें तो पता है कि क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था अगेंस्ट अननेम्ड इंडिविजुअल्स जिनको कोर्ट ने सस्पेक्ट किया था ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड। अब वो ये भी हैं कि पॉलिटिक्स में मदाखलत, मैनिपुलेट करना इलेक्शंस को, सबवर्टिंग फ्री स्पीच, मजलिंग द प्रेस, फंडिंग एक्सट्रीमिस्ट। तो ये तमाम तर मामलात इसी तरह रहे, और 2019 के बाद अब 2023 में इसकी समाअत हुई है, 6 साल बाद। आप क्या समझते हैं, आज पिटिशनर्स को चेंज ऑफ हार्ट क्यों फील हुआ, और हम इस पर अमल दरामद क्यों ना कर पाए, और क्या आज बुनियादी जो मांग रहे हैं सियासी जमातें भी, वो यही नहीं है फंडामेंटल राइट्स, इनको अपने अपने हुदूद में रखना, इदारे अपना अपना काम करें, क्या ये वही बात नहीं है जो इस फैसले में है? हेलो जी अवैसा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए बात ये है कि ये फैसला जो था वो असूली तौर से उनका फैसला ठीक था कि अदारे जो हैं वो अपने अपने हदूद में काम करें, और ये जो डोमेन जो है वो सिविल की और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है, जो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आइन जो हदूद मुतय्यन करता है, उसमें जो आर्म फोर्सेस की इंटरफेरेंस जो है, तो उनके उनके ओथ से इनकी बड़ी मुतरशिह है। और वो ये है कि उसमें ओथ में कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई विल preserve, protect and defend the constitution, and I will not indulge myself into political activity. Right. तो ये indulge करना जो है political activity, this is unconstitutional act. लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल अदारों की अपनी कमजोरी और पॉलिटिशियंस की अपनी मैच्योरिटी के बायस बार बार ये जो है सिलसिला हुआ, और उससे बहुत नुकसान भी हुए। और मैं ये खुद महसूस करता हूँ कि इसका मेन रीजन ये है कि हमारे पॉलिटिशियन का बिहेवियर भी वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा जिसकी तवक्को होनी चाहिए।
शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑसिलेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री रूल जो है इसमें उसको मेच्योरिटी ऑप्टिमम मेच्योरिटी जो है वो पॉलिटिशियन में नहीं पैदा होने की, ये नुकसान भी हुआ अपनी जगह। तो ये मेच्योरिटी से ज्यादा सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेच्योरिटी से ज्यादा इस बात का अमल दखल भी होना चाहिए कि किसी ने पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं समझा, हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी को सुप्रीम समझा, अपनी अपनी पार्टी के मफादात के लिए ये फैसले करते रहे। आज भी अगर आप देखें तो मुतालबा यही है कि हमारे साथ जो 2017 में हुआ वो दोबारा ना हो, हम आएंगे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन बात पार्लियामेंट की नहीं होती, यहाँ पे पार्टीज अपने आप को सिंगल हैंडेडली पेश कर देती हैं कि जी हमें चूज करें एंड प्लीज चूज टू स्पेयर अस दिस टाइम। तो ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को मनवाने की कोई कोशिश आपको नजर आती है, जो मैच्योर कोई कोशिश हुई है? ये इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल पार्टी जब एक मसले से बाहर आई, दूसरी ने समझा कि मुझे डिप्राइव किया गया है और इलीगली उसमें रिगिंग हुई, उसमें एक बड़ा अदारा जिसमें जो है उसको शामिल हुआ, उसके अंदर उसको उसकी सपोर्ट से जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट में तब्दीली की गई। ये स्कोर विनिंग जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर, ये सबसे खतरनाक चीज है। वो मैटर जो ये अक्रॉस द टेबल बैठ के इनको खुद रिजॉल्व करने चाहिए, वो किसी सूरत इनको नहीं चाहिए कि वो किसी और के हवाले करे, वो इवन जुडिशरी के हवाले भी करने नहीं चाहिए। ये इलेक्शन का इशू है। जैसे अब इलेक्शन के इशू जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, बड़े आराम से इनको 90 दिन के उसी हिसाब से इलेक्शन जो है असेंबली रिजॉल्व करनी चाहिए और उसके बाद विद इन 90 डेज को सारा प्रोसेस मुकम्मल करे। अगर कहीं पे वो जो ब्यूरोक्रेसी में कहीं फ्लैटनेस दिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन साहब आज इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बहुत सख्त मौकफ अपनाया। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्होंने बार बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन किसके ताबे थी और अब किसके ताबे है, क्या पहले कंट्रोल हो रही थी या अब कंट्रोल हो रही है। फिर ऑर्केस्ट्रेशन की बात की कि कौन उस ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है, कौन छड़ी से इस मामले को हिलाता है। लेकिन साथ साथ सर ये देखने की बात है कि अगर वो एक पब्लिक समाअत करने के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों ना इस केस की भी पब्लिक समाअत हो, तो अभी इस पर फैसला हुआ नहीं है, अभी तो ये कमेटी में जाएगा, उसके बाद उस पर फैसला होगा। लेकिन आपकी नजर में क्या 90 दिन के इलेक्शन का जो मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी पब्लिकली उसकी समाअत की जाए या उसको पहले टेकअप किया जाए? और क्या ये ऐन मुमकिन है कि हल्का बंदियों का जो शेड्यूल जारी किया है वो हल्का बंदियों को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसके खिलाफ ही कोई एक्शन ले ले? क्या ये उम्मीद की जा सकती है? देखिए ना, इसमें आप यहाँ से इसको अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये सारा मामला जो है वो डिले की तरफ खुद लेकर गए हैं। पीछे कौन था वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सामने हुआ है, मसलन इलेक्शन कमीशन को ये जो है इलेक्शन कमीशन जिस वक्त ये नवाज इमरान खान वाला इनकी हुकूमत जो है, तो सुप्रीम कोर्ट के लार्ज बेंच का फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये गलत सब कुछ हुआ है। और उसके बाद हुकूमत जो है वो इनकी शहबाज शरीफ के हवाले होनी थी। जब उनका फैसला आना था, फैसला करने से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और उनको कहा कि बताओ भाई आपकी क्या तैयारी है इलेक्शन के मुताबिक। वो कहने लगे यही हल्का बंदियों की बात की उन्होंने, और ये सारी बात करके कहने लगे कि हमें 5 से 7 माह चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल 2022 की बात है जी। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब 5 से 7 माह गुजर गए और उसके बाद जब ये मामला आया पंजाब असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद, ये टेकअप किया कोर्ट के अंदर, ये मामला किया सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया। तो चीफ इलेक्शन वहाँ पे उन्होंने आके क्या किया कि नहीं कि हम तो जो है हमारे पास तो फंड कोई नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी भी नहीं की बात भी लिखी, वहाँ पे उन्होंने ये वो सेंसस की बात भी नहीं की कि जी मर्दमशुमारी नहीं हुई। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, वहाँ पे अब बात आ गई कि वो जो है वो CCI की मीटिंग का भी बात कर दी उन्होंने कि जी वो काउंसिल की जो मीटिंग थी वो आर्टिकल 51 के पेश नज़र जो होनी थी, अब वो मीटिंग आखिरी दिनों में करवा रहे हैं। बिल्कुल जब असेंबली डिसॉल्व करने वाले हैं तो आखिरी 1-2 दिनों के अंदर वो मीटिंग करके ये फैसला कर रहे हैं। और साथ ही शहबाज शरीफ का पब्लिक स्टेटमेंट देने के इलेक्शन तो वक्त के ऊपर हम करवा देंगे। जब आप वहाँ ये फैसला कर रहे हैं तो वक्त के ऊपर कैसे कराएंगे? इसका मतलब है कि इंटेंशन वाज नॉट टू होल्ड इलेक्शन ऑन टाइम, और उसके पीछे अंडरलाइन ये था कि वो खायद से किसी की पॉपुलैरिटी उसको किसी न किसी तरीके से किसी ताकत के बलबूते के ऊपर किसी को साथ मिला के वो स्पेस तोड़ना चाह रहे थे। और उस वजह से ये सारी जब आइन के साथ अगर ऐसा खेल खेला जाएगा
और आइन को अपनी मर्जी और डिजायर के मुताबिक, अपनी नेफेरियस डिजाइन के मुताबिक उसको हम डालने की और उसको मुमकिनात बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बड़े भयानक नतीजे होंगे और होने शुरू हो गए हैं। अभी तो आपको लगता है पब्लिक समाअत होनी चाहिए 99 दिन में इलेक्शंस के हवाले से जो मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? वेरी लास्टली सर। अब ये सबसे पहले इनको चीफ साहब आ गए हैं, काजी साहब, इनको चाहिए था कि जब पेंडिंग पिटीशन है इलेक्शन के इशू के ऊपर, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आइन सबसे मुकदम है और इसको मैंने हाथ आइन के मुताबिक चलना है, तो ये पिटीशन को लगाएं, उसका फैसला करें। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका, मतलब ऐसा आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर टेकअप करना चाहिए, उसके पेंडिंग इश्यूज में बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से आइन बहुत क्लियर है, लेकिन आइन कहाँ जहां खामोश होता है वहां हमारे पार्लियामेंटेरियंस बताते हैं उस खामोशी का क्या मतलब है। कभी हमें जजेस साहिबान बताते हैं आइन जाहिर है खुद बोल नहीं सकता, लेकिन हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो बात करेंगे नई पार्टी की सियासत किस तरह से और किस तौर पर मबनी है और वो कब वजूद में आ रही है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो केसेस खुल गए हैं, 24 अक्टूबर को उनको तलब कर लिया गया, जरदारी साहब को फेक अकाउंट्स केस में और गिलानी साहब को तोशाखाना केस में। तो ये मामला भी कहां जा रहे हैं, किस किस का एहतसाब होना बाकी है। 3 केसेस मियां साहब के हवाले से भी खुल गए हैं नैब में, क्या फिर से वही चलेगा या कुछ तब्दील होगा? वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात करते थे फैजाबाद धरना की जो रिव्यू पिटीशंस आज जिनकी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमें ज्वाइन किया निहाल हाशमी साहब ने। कोई नून लीग की पॉलिटिक्स में भी बात करेंगे, कोई फैजाबाद धरने से मामला जो रिलेटेड है उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया निहाल हाशमी साहब। शुरुआत कर लेते हैं हाशमी साहब, आज आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में फरमाया है कि जब ये एक्सटेंशन का वोट मांगा गया, जब बाजवा साहब जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का वक्त आया, तो फिर मियाँ साहब ने ये शर्त रखी थी कोई क्विड प्रो को नहीं होगा, हम इससे कोई मफाद हासिल नहीं करेंगे। हालांकि उनको ऑफर दी गई कि जून में आप ले लीजिए या मई या जून में आप ले लीजिए हमसे पंजाब, और फिर दिसंबर में आप ले लीजिए पूरा फेडरल कैपिटल। तो फिर ये मामला आपके केस को मजीद वीकन नहीं करता कि आप लोगों ने बगैर किसी शर्त के एक्सटेंशन तो दे दिया, उस पर बात नहीं होती कि एक्सटेंशन क्यों दिया, लेकिन इस पर बात होती है कि अब उनको ट्राई भी किया जाए, और हमें तो ऑफर पे पता नहीं क्या कुछ था, हमने वो ऑफर भी नहीं ली लेकिन हमने एक्सटेंशन दे दी। तो ये मजीद वीकर नहीं करता आपकी पोजीशन को? बिल्कुल, हमारे ये जो इशू है ये अभी इशूलेस इशू है, मगर मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे इसमें जो जिम्मेदार है वो जनाब आसिफ सईद खोसा साहब। जब आसिफ सईद खोसा साहब ने होल्ड किया कि आई एम अलाउइंग फॉर 6 months and then I refer the matter to the parliament for lay down the rule and goal and whatever. Under that law, Asif Sayyid Khosa Sahab has granted me, extended me, even in the 6-month period for further. There is no provision in Constitution, there is no provision in Service Law, there is no provision in Army Act. So he has provided this opportunity to Mr. Khabar. ये खुद आपसे पूछा कि अब आसिफ साहब इसमें डायरेक्ट रिलेवेंट पार्टी हुआ। मैं समझता हूँ कि ये कमर वक्त इस तरह की कोई बात करने का, असल अगर कोई बात कर सकते हैं तो या तो आसिफ सईद खोसा साहब की क्या पर्सपेक्टिव थी कि आपने 6 महीने का दे दिया, जबकि लोगों ने कहा था कि हमारे फोर्सेज में लोगों की अकाल नहीं है, उनसे अच्छे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग आते हैं और आए हैं। तो हम ये समझते हैं कि इदारा मजबूत होना चाहिए फॉर्मली। अब जहां तक रह गया कि क्या कंडीशन है, देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट। जब तक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ना, आसिफ सईद खोसा साहब का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ये आवाज आपके हवाले से बात कर रहा है, तो मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ और मुझे उन्होंने अप्लाई किया, मुझे मालूम नहीं ना आवाज के एक्सटेंशन से पहले जावेद बाजवा मिले ना मियाँ में मुझे मिले। अब जो शेड्यूल कॉस्ट बिजनेस हो रहा था, अब वो जाने उनका ईमान जाए, बेहतर है कि मोहम्मद अब्बास साहब जब पाकिस्तान तशरीफ ले आए, आप जैसे जरिए रहकर उनसे खुद से बात कर लें। मैं समझता हूँ कि राइट लेफ्ट के जो लोग बातें करते हैं वो बहुत ही नामुनासिब होगा। हम जब बात करें किसी के प्रयास से, आइदर वी हैव एनी क्रेडिबल एविडेंस और वी हैव सम रिटन डॉक्यूमेंट। अदरवाइज मैं समझता हूँ, मैं भी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हूँ, और अभी हमें फोकस करना चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर करने के लिए। पाकिस्तान एक नया फेज में शामिल हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक फेज में शामिल हो रहा है, जहाँ पे एक इलेक्शन होना है। हमने बहुत सारे नुकसान कर दिया है, फर्ज आते जाते रहते हैं, फर्ज आते जाते रहेंगे, पाकिस्तान चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ
हमें बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसके लिए हमें कुछ ठोस अमल करना चाहिए, ठोस चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, अब तक यही प्लान है, सब लोग इंशाल्लाह भी कह रहे हैं, उनकी तैयारियां भी उरूज पर हैं कि वापसी की क्या तैयारियां होंगी। मीनार पाकिस्तान पहुंचे लोग, ये भी आज गुजारिश कर दी गई है, बाकायदा दावत दी है अवाम को कि वो वहां पर तशरीफ लाएं। अब वो बेल लेने जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि जब मियाँ साहब वापस आ जाएंगे तो आपके नजदीक क्या है कानूनी मामला जो कि आगे चलेगा? और बात अगर सिर्फ एहतसाब की होती तो ठीक है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हाशमी साहब आप लोगों ने खुद वो लिखा है, डॉक्यूमेंटेड जो कह रहे हैं आप, एविडेंस मौजूद है कि उसमें ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन की बात हुई थी एक कमेटी बनाने की, वो क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि अगर जुर्म का एतराफ भी हो जाए तो आप लोग कहते हैं काफी है, तो जुर्म के एतराफ के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो मौजू बना लेते हैं। आपने ठीक कर कि हम मैदान जंग नहीं है, हम आम स्ट्रगल नहीं कर रहे। इवन जो आम स्ट्रगल करते हैं वो भी टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करके इश्यूज पे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मोहम्मद वासी साहब मोहतरमा भुट्टो ने साइन किया था, वो होना चाहिए। आज भी वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, आज भी उससे अमल होगा। मैं भी रखता हूँ कि मोहम्मद वासी साहब जब आएंगे तो यकीनन इस बात को क्लोज करेंगे। आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम इस पर बात करें। हमें किसी को इंतकाल का निशाना नहीं बनना, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना, और पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाए तो हम सबको अपनी गलतियां, कोताहियां, जिम्मेदारियां और जो एक्सेस हम लिखे उसका एहसास और तदारुक होना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि एक आदमी ने सिग्नल तोड़ा है तो उसको पकड़ के हम सजा दे दें, या एक चपरासी ने गलती पर रिश्वत की है तो उसको हम सजा दे दें। हमें एहसास होना चाहिए, हमें जिम्मेदारियों का तय क्यों करना है कि माजी के फर्दों में और इदारों में या आइन में या जो भी इसने जो अच्छा जो बुरा किया वो देखे, हम दिल से एक दूसरे को समझे, तो ये चीज घर से बोलो और ये होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट किया है। अब जो 21 तारीख को लोगों का दवा की पास आ रहे हैं तो सिर्फ केवल एन के नहीं, वो पाकिस्तान के भी वज़ीर आज़म, और इसी यही वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के लोगों को जोड़ता है, मोटर में बना करके, फोन बना करके, सीपैक को लेकर के आकर के लोगों के अमन दिया उन्होंने केजी में और कराची में, जो हम सरहदी शहर है। तो ये नवाज शरीफ को लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स है जिसकी पॉलिसी में मजबूती हो, जानदार हो, और जो आप अब मैं समझता हूँ कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वो फैक्ट फाइंडिंग, टोटल है फैक्ट फाइंडिंग, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें सही हिस्ट्री पता होना चाहिए, हमें गलत हिस्ट्री नहीं पढ़ानी चाहिए हमारे बच्चों। ठीक है हाशमी साहब, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगी, मेरे पास कमर जबान कायरा साहब भी हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी ज्वाइन किया। पहले कायरा साहब की तरफ चलूंगी। कायरा साहब जरा अगर ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को वापसी है मियाँ साहब की, 24 तारीख को तलब कर लिया गया है जरदारी साहब को बजाते खुद फेक अकाउंट्स केस में, गिलानी साहब को तोशा खाना में, 3 केसेस मजीद नून लीग के हवाले से मियाँ साहब के भी खुल गए हैं। वही मामला दोबारा से चलने जा रहे हैं या आपको उम्मीद है कि कुछ चीज तब्दील होने जा रही है? देखिए, हम तो इसके बारे में अपनी ऑफिशियल पोजीशन बता चुके हैं कि हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। नया कानून हो या पुराना कानून हो, पीपल्स पार्टी इससे कोई हिचकिचाती नहीं है। इस किस्म की कार्रवाइयों का हम हमेशा मुकाबला करते रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का। लेकिन हमारा तो मुतालबा एक रहा है हमेशा कि एहतसाबी कवानीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए बाजी मरोड़ में वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, जैसा हमारे मुल्क में होता रहा है। और दूसरा ये कि एहतसाब का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबका एक कानून के तहत एहतसाब एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब जिनका मांग रहे मियाँ साहब, उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कम से कम फैक्ट फाइंडिंग, ट्रूथ, रेकन्सिलिएशन के ऊपर से जो आप लोगों ने बनाना था एक बाज़ाब्ता कोई कमेटी या कोई ऐसी चीज, कोई फोरम ऐसा जिस पर ये बात हो सके, जो जुर्म है, जराइम है, वो चेक हो सके। फिर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल नहीं हुआ, पटिशन की समाअत नहीं हुई, 6 साल बाद आज उस केस की समाअत हुई है। वो तमाम चीजें वही मतलूब है जो कि उस फैसले में लिखी हुई है और जो सब पार्टीज को मतलूब है। सर चला, मैं समझता हूँ कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने रास्ता दिया था इस कौम को COD में, कि माजी के किए गए गुनाह जो हमसे भी हुए, जजेस से भी हुए, जनरल से भी हुए, ब्यूरोक्रेसी से भी हुए, आपसे भी हुए, मीडिया से, तो एक कमीशन बना दिया जाए जिससे सारे लोग जाके अपने गुनाहों का इकरार करें, माफी मांगे
और हम लड़ाइयों में और इस्लाह को सजा देने के इस मूड में जाने की बजाय इकरार करें, आइंदा ना करने का वजाहत से बिल्कुल इकरार से बात कर ले। और अगर हमारे जो बाहरी दस्तूर है उसमें कोई तबादला या तब्दीली की जरूरत है तो उसको भी इत्तेफाक राय से तब्दील कर लिया जाए, लेकिन आइंदा के लिए फिर तय हो जाए कि इस मुल्क को जिस तरह चलाने का फैसला इत्तेफाक राय से होता है तो उस मुल्क को उसी कानून के तहत चलना है, वो डेमोक्रेसी है या कोई और। ये जो हॉटस्पॉट के निज़ाम हम चलाते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है, उसी ने मुल्क को बर्बाद कर रखा है। तो हम तो आज भी समझते हैं कि वही रास्ता बेहतर है, वरना तसादम और दीगर जो रास्ते हैं वो कोई बेहतरी के रास्ते तो नहीं। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्योंकि ये पॉलिसी बयान है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। फिर आप नई पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब ने जिक्र कर दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट कर दी, तो आपकी पार्टी में कोई मराहिल तय हो गए हैं और ये पार्टी जो होगी आपको लगता है इस इलेक्शन के लिए तैयार होगी? और अगेन, आप क्या वाकई समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर टेकअप करना चाहिए, या शुड वी गो विद द शेड्यूल जो कि अनाउंस किया है हल्का बंदियों हवाले से इलेक्शन कमीशन? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए। ये कॉर्नर स्टोन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये तमाम जमातें जो सुबह शाम हमें जमहूरियत का भाषण देती हैं, इन्होंने CCI की मीटिंग में मरदमशुमारी को बदनीयती पर मबनी नोटिफाई किया, इसलिए कि ताकि इलेक्शन डिले हो जाए। और सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन डिले होने की बात नहीं है, पंजाब में आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए, वहां पर भी 90 डेज का जो रूल था इलेक्शन कराने का वो वायलेट हुआ। और अब हम ऐसी जगह पर पहुंच गए कि अभी तक आज कोई किसी को पता नहीं है, शदीद इब्हाम है, बेयकीनी है कि मुल्क में इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। और ये यही बेयकीनी है कि जो हमारे यहाँ माशी ठहराव भी नहीं लेकर आ रहे। माशी ठहराव भी तभी आएगा जब बेयकीनी खत्म होगी, इलेक्शन होंगे, अवाम जिसके हक में फैसला करेंगे उसको हुकूमत दी जाएगी। लेकिन लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को अभी मजीद कुछ बहरानों से गुजरना है कि जिसके बाद ही जाकर कहीं ठहराव आएगा। खुदा ना करे कि मजीद हमें बहरान देखने पड़े। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम ये तजवीज़ जो आपने नई पार्टी का जिक्र किया, हम ये जरूर समझते हैं कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार की रस्साकशी में, पावर पॉलिटिक्स में, अपने मामलात में इस तरीके से उलझ चुकी हैं कि ये डिलीवर करना, अवाम के इश्यूज पर बात करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना, उसके ऊपर गुफ्तगू हो ही नहीं रही है। और वो गुफ्तगू अब होना जरूरी है। इस मुल्क को आखिर हमने रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करके चलाना है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कल को हम 35 करोड़ पे खड़े होंगे, 10 साल बाद 40 करोड़ पे खड़े होंगे। तो क्या ये इस तमाम के इतना जो जमे गफीर है, क्या उसका हक नहीं है कि उसको इस मुल्क के अंदर तालीम की बेहतर सहूलतें मिले, सेहत की बेहतर सहूलतें मिले, मईशत ठीक हो, खुशहाली हो, इंसाफ हो? तमाम जमातें हुकूमत में तो रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, तहरीक इंसाफ भी रही, मुस्लिम लीग नून भी रही। पिछले 3 साल में मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जमात थी जो हुकूमत में ना रही हो? लेकिन क्या अवाम के मसाइल हल हुए? जिनके अपने अकाउंट्स फ्रीज थे वो तो डी फ्रीज हो गए, जिनके ऊपर मुकदमात थे वो मुकदमात खत्म हो गए, जिनके नाम ECL में थे वो नाम ECL से निकल गए। लेकिन क्या अवाम के मसाइल भी खत्म हुए? मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आप भी तो निकल गए ना सेनेट से। आप जैसे लोग अगर रिप्रेजेंटेशन से गुरेज करेंगे पार्टी में, अपने बयानिए में अगर कोई तब्दीली महसूस करते हैं तो पार्टी से आप खुद निकल जाते हैं। अभी देखें ना, पार्टी में एतराज भी है खाकान अब्बासी साहब को, उनको इत्मीनान भी नहीं है इनकी पार्टी पॉलिसी से, लेकिन वो फिर भी मौजूद है पार्टी के अंदर। आपने तो सेनेट छोड़ दी, अब आप क्या अपनी पार्टी बनाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे? देखें, तो जब हम लफ्ज सियासी पार्टी इस्तेमाल करते हैं तो ये मौजूदा हमारे निजाम में कोई सियासी पार्टियां तो मौजूद नहीं है, ये तो सियासी कबीले हैं। कबीलों के अंदर जो फैसले उनके बड़े या उनके सरदार या उनके खान करते हैं उनको नाफिजुल अमल किया जाता है। कोई डिबेट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है डिसएग्रीमेंट की। और मुझे तो फिर ये कहा गया कि आप इस्तीफा दें या खामोश हो जाए। जब ये कह दिया गया कि आप इस्तीफा दें, अगर मेरी गुफ्तगू, मेरे ख्यालात जो कि मैं समझता हूँ कि उत्तर पीपल्स पार्टी की जो ट्रेडिशनल सोच है उससे बिल्कुल इन लाइन थे, तो जब वो नहीं पसंद आए तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी टू कंटिन्यू। जब आपसे इस्तीफा मांग लिया जाए तो फिर मैं इक़्तिदार पे क्यों चिंता रहूं? मैं क्यों उस हाउस के अंदर बैठा रहूं कि जहां पर मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, मेरी गुफ्तगू के ऊपर एतमाद नहीं है और मुझे इस्तीफे के लिए कह दिया जाए? माजी में ऐसे वाकयात हुए
कि जहां पर लोगों को इस्तीफे के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, वो बैठे रहे और पार्टी के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अगर मैं भी ना कर देता तो वो मुझे सेनेट की सीट से महरूम कर सकते, नहीं कर सकते थे कानूनी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद इखलाकन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड रास्ता यही है कि अगर मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा है तो मैं इस्तीफा दे के बाहर आ जाऊं, और मैंने उसी तरह किया। और आज जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर जो एक स्पेस, एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, उसकी बुनियाद पे हम दोस्तों में ये तजवीज ज़ेर गौर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश मौजूद है, रिफॉर्म ओरिएंटेड गुफ्तगू जो इस मुल्क में नापैद हो गई है उसको दोबारा इनिशिएट करने की जरूरत है। और इस मुल्क के अंदर जो लोगों का हक है कि इस वक्त हम एक खौफजदा माशरा है, हम खौफ का शिकार लोग हैं कि यहाँ से इस माशरे से आपने खौफ, बादल और साए खत्म करने। वो खौफ क्या है? वो खौफ ये है कि मेरे पास अगर नौकरी ना हुई तो मेरे बच्चों को तालीम कौन दिलाएगा, अगर मेरे पास नौकरी ना हुई, मैं पैसे ना कमा पाया तो मेरे बच्चों को सेहत खुदा न खास्ता बीमारी पड़ गई तो उनको सेहत कौन देगा। तो ये हम पूरे से पूरा मुल्क का जो निजाम है खौफजदा माशरे में लोगों के खौफ को दूर करना है, इसको ह्यूमन कैपिटल में आपने इन्वेस्ट करना है। नौजवानों का ये मुल्क है, 63% इस मुल्क की आबादी नौजवानों की है। तो क्या इस मुल्क में आपको आज तक नजर आया कि किसी ने 25 लाख नौजवान? लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी नई हो या पुरानी 5 साल सर्वाइव कर जाएगी? अपना जो उसका जो वक्त होता है वो तय कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है। यू आर अब्रप्टली इंटरप्टेड एंड यू आर टेकन आउट बाय सम साजिश, या आप कुछ करते हैं या वो कुछ करते हैं। तो ये तो खत्म नहीं होने जा रहा ना मुसाफ। तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जब आप बेसिक्स ही नहीं ठीक करेंगे तो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे? जब मुल्क कौन रन कर रहा है इसी पर बात तय नहीं हो पा रही तो मुल्क रन कैसे होगा? इन एक्चुअली कैसे कर गएंगे? क्या है बेसिक इशू मुल्क का? सिविल मिलिट्री इंबैलेंस नहीं है आपके नजदीक? देखिए, हमें ये बहस भी तय करनी पड़ेगी कि ये मुल्क चलाना किसका काम है, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मुल्क की गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि वो इस मुल्क को नहीं चला सकते। अभी ये जो SISC बनाई है, क्या SISC ने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े और मुल्क में कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। उस मुल्क में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आती जहां पर अदम इस्तेहकाम हो, कोई पता नहीं कब इलेक्शन होने हैं। तो हमें अब मिल बैठ कर हमें इन चीजों को तय करना पड़ेगा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने, उन इलेक्शन के नतीजे में जो लोग भी मुंतखब हो उनके हाथ हुकूमत देनी है, और फिर 5 साल बाद उनका एहतसाब करने के लिए आराम से बैठना है, अवाम को एहतसाब करने देना है। हमारे यहाँ ये जो -1 -2 के जो फॉर्मूले, हमने डिक्टेटरशिप देख ली, हाइब्रिड निजाम देख लिया, इन्होंने काम तो नहीं किया। जब काम नहीं किया तो आप दोबारा बार बार वो गलती दोहराने पे क्यों मुजर है? क्यों चाहते हैं कि आपके कायरा साहब, क्या यू फील व्हाट अ लॉस? मुसा नवाज खोखर साहब आपकी पार्टी में होते तो आज अवाम कितने बेहतर मसाइल में होती। चले मुसा साहब के पास में अब निहाल हाशमी का चलते हैं क्योंकि कायरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। निहाल हाशमी साहब, ये आपके जो दो जो नून लीग के लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और ये खाकान अब्बासी साहब हैं, ये तो पब्लिकली कह रहे हैं नई पार्टी बननी चाहिए और गैर मुतमईन भी हैं अब्बासी साहब। आप क्या समझते हैं, ये दोनों पार्टी से अलग हो जाएंगे? चलो देखिए, हजरत अली करमुल्लाह वजह का ये कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से करो। ये तारीख है कि मिफ्ता साहब 2 बार नहीं बन सकते थे वजीर खजाना, 2 बार उनको वजीर खजाना बनाया गया और वो 2 बार डिलीवर नहीं कर सकते, और अगर किया होता तो आज रहते। और जिसने बनाया था उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और रह गया शाहिद खान साहब, अब उनको ख्याल आया। बहरहाल उनको आजाद है, ओपन है पाकिस्तान, हर शहरी को हक हासिल है, उनको भी हक हासिल होना चाहिए। वो ऐसा ना करे कि सामने भी नहीं आ रहे पीछे भी। आपने जो करना है खुल के करें। बात इस मुल्क में गवर्नेंस से एक कदम आगे बदनीयती क्या है, अपनी खुद गर्जी की है, इदारों की नहीं है। आप अभी बात करें थी सिविल मिलिट्री रिलेशन, बहुत अच्छे हैं और रहेंगे हमेशा। यहाँ पे बाज इदारों में चंद एक लोग यूजर पर होते हैं, हमारे यहाँ भी चंद एक लोग यूजर पर होते हैं जो चाहते हैं कि मैं हर वक्त इख्तियार में रहूं और अच्छी अच्छी बातें करूं। देखिए, बड़ा मुश्किल काम होता है किरदार साजी करना। पाकिस्तान में किरदार साजी की कमी है, ईमानदारी की कमी है, बदनीयती है हमारे मुल्क में, हर शोबाए जिंदगी बदनीयती है। मिलिट्री इज नॉट ए पार्ट, मिलिट्री इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
रियासत की चलाने के लिए हुकूमत होती है, हुकूमत को चलाने के लिए जहाँ रेलवे है, बाबदा है, क्रिकेट मिनिस्ट्री, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री भी है। बड़ा अच्छा जोक आपने मारा। बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात की। रेलवे से मिला रहे हैं आप इदारे को। अच्छा ठीक है, मैं कायरा साहब का जरा कमेंट लूं। कायरा साहब, ये लतीफ खोसा साहब को तो इतना उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, आपका शो कॉज नोटिस, वो बैठे रहे, फिर वो बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट करने लग गए एज लॉयर, आप लोगों ने फाइनली उनको हटाया। मुस्तफा साहब से इतनी जल्दी क्यों की आपने? कितनी जल्दी की? मैंने कहा मुस्तफा नवाज खोखर साहब से इस्तीफा लेने की इतनी जल्दी क्यों थी? उनको तो टाइम दिया पूरा। देखिए, पार्टी की क्यादत अपने फैसले करती है, उन्होंने जो मुनासिब समझा वो फैसला कर लिया। और हमारे दोस्त जो नई जमात बनाने जा रहे हैं, जमातें बनाना सबका हक है, तो किसी को उससे कोई ना इनकार हो सकता है ना एतराज हो सकता है, लेकिन मैं उनको एक बरादराना मशवरा दूंगा कि माजी अगर नई जमात बनानी है तो फिर माजी के रवैयों से भी जान छुड़ाएं, और ये माजी पे और दूसरी जमातों पे बुरा भला कहने की बजाय आप अपना चार्टर कौम के सामने रखें, वरना आप स्टार्ट में ही तनाज़ात के शिकार हो जाएंगे। आज 12 रबीउल अव्वल है और ये दिन बहुत ही खुशी का होता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इसके बाद हक और बातिल के दरमियान हमें फर्क समझाया, और इसके लिए कुरान नाजिल हुआ। वो कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और उस कुरान में वाज़े तौर पर आज एक आयत जो कोट की है उसी कुरान से, वो आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, वो है सूरह तौबा की, कि ए ईमान वालो सच्चाई की तरफ आओ, ना कि गुमराही की तरफ जाओ, और हक और बातिल में फ़र्क को समझो। हक और बातिल में फ़र्क को समझने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम जुराइम का एतराफ़ किया जाए, एहतसाब हो ना हो, एतराफ़ हो जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई तो मुतनब्बे हो जाए कि आइंदा ये नहीं करना। इसके ऊपर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।